जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, हमें जो संवैधानिक अधिकार दिया है, कहीं पुलिस लाठी चलाती है, कहीं हत्या करवा देती है। अभी आप देखें हरियाणा में मर्डर तक हो गया। एसडीएम खुद कह रहा है कि लाठी से सिर फोड़ दो। विश्व का कोई भी देश का कोई भी नौकरशाह ऐसे आदेश नहीं दे सकता है कि आप किसी की लाठी फोड़ दो। जब हम निहत्थे लोगों पर लाठी जो भी सरकारें चलाई हैं उसका पतन हो गया है, और ये सरकार लाठी चलाने के बाद एसडीएम को अगर उसी दिन उसको बर्खास्त करके, हमारा एक किसान शहीद हुआ है उनकी लाठियों से, अगर उस दिन ये सरकार अगर बर्खास्त करके 302 का मुकदमा दर्ज करके ऐसे व्यक्ति को जेल भेजती तो हम कहते कि चलो अच्छा सरकार ने ऐसा किया। लेकिन अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो सरकार की अकर्मण्यता है। चूँकि संप्रभुता से बड़ा मेरे भाई कोई नहीं होता है। इस सरकार की हम घोर निंदा करते हैं और ऐसे भ्रष्ट एसडीएम को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। और हमारी जो किसान पंचायत होने जा रही है, इस सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए की जा रही है। क्योंकि जितना दिन हमारा एक कृषि बिल बढ़ते जा रहा है, ख़त्म नहीं करने के सरकार जितना इसमें लेट कर रही है, उतने हमारे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, हमारे मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। इनके हर भ्रष्टाचार का पाई पाई हिसाब लेने के लिए किसान मुजफ्फरनगर में रैली की राय किसानों से बताएगा कि हमारे गन्ने का पेमेंट ना दे करके सरकार कितनी निरंकुश हुई है, हमारे फसलों को तिजोरी में बंद करके आम जनता को तबाह करने का षड्यंत्र है, हमारी ज़मीन को छीन करके एक बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को दे करके हमें ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बनाने का इनका षड्यंत्र है। ये सारे पोल खोलने के लिए, चूँकि गाँव में अभी ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं हो पाए थे कि कृषि बिल है क्या, ये तरह तरह का प्रोपेगेंडा करके लॉकडाउन लगा करके लोगों को बताने के लिए रोक रहे थे। लेकिन हमारी जो किसान पंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है, सभी जिलों से देशवासियों से कॉल किया गया है कि आप आइए और कृषि बिल के विषय में समझिए और सरकार से एक एक पाई पाई का हिसाब आप लीजिए। तो क्या किसानों को समझाने के लिए पंचायत हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हमारी यही नहीं होगी मेरे भाई, हमारे तो संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि हमारे उत्तर प्रदेश से लेके भारतवर्ष के हर मंडल में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के हर मंडलों में, चूँकि हमारा उत्तर प्रदेश में जो गाजीपुर बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, इसमें हर जिले में, हर मंडल पर, पहली बात तो हर मंडल पर संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी महापंचायती की जाएगी मुजफ्फरनगर के बाद, और हर जिले में की जाएगी। अगर एक मंडल में अगर कहीं महापंचायत हो रही है तो उस मंडल ही नहीं, पूरे देश के न जाने कई हजार कस्बों में भी हमारी पंचायतें हो रही है। हमारा मुख्य मकसद है कि जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, क्या यादव जी, देखिए एक बात बता दें, शक्ति प्रदर्शन, देखिए सरकार के पास हजार हाथ होते हैं, उसके पास मिलिट्री है, उसके पास ताकत है, उसके पास मीडिया है, उसके पास सारा षड्यंत्र है। आप जानते हैं, मैं महाभारत से, मैं राजनीति यादव आजमगढ़ से आता हूं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। मेरे बगल में ही गोरखपुर पड़ता है, जहां पर जोगी जी, जहां के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। आप दिल्ली के जहां भी जाएंगे, मेट्रो ट्रेन में जहां भी जाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में तो राम राज जाएगा, उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष का सबसे स्मार्ट प्रदेश बन गया, वहाँ विकास की गंगा बह रही है। मैं उनके बगल का हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं जोगी सरकार जी से कहता हूँ कि आपके अस्पतालों में दवाई नहीं है, आपके जितने भी मनरेगा से लेकर के जितनी भी 48 सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं, सब में लूटपाट मची है, लोग भूखों मर रहे हैं। आप तो नहीं बहे? तो मेरे भाई यही तो मैं रोना है कि ये सरकार कितना झूठ पे झूठ बोल करके, आप जानते हो जब कैंपेन चल रही थी पश्चिम बंगाल की, तो ये सरकार टोटल वहाँ हिंदू खतरे में आ गया था। पश्चिम बंगाल प्रचार कर रही थी, जब हिंदू बचने, जब चुनाव खत्म हो गया तो वहाँ हिंदू खतरे से हट गया। जब मोदी सरकार की कैंपेन चल रही थी भारतवर्ष में प्रधानमंत्री बनाने, तो एक गुजरात मॉडल पेश करते, गुजरात में ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, गुजरात की तकदीर बदल गई, नक्शा बदल गया। लेकिन जब ये किसान आंदोलन हुआ तो हम लोगों को भी गुजरात जाने का मौका मिला। गुजरात के साथ ही यहाँ बहुत सारे, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से हुजूम जा रहा है मुजफ्फरनगर, लाखों लोगों का हुजूम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से लेकर हर बॉर्डरों से जा रहा है। अभी यहाँ गुजरात के सभी साथी यहाँ पर अभी गए, अभी आप ही के सामने गए हैं। तो गुजरात वाले यहाँ बताए कि अरे मेरे भाई, हम लोगों को तो मोदी जी ने तबाह कर दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया, हमारी सभी ज़मीनें छीन कर कारपोरेट घरानों को दे दिया। अभी जानते हैं सिंगूर में जो कारखाना बन रहा था पश्चिम बंगाल में, टाटा नैनो कारखाना बन रहा था, ममता बनर्जी ने उनका विरोध किया। इसके बाद वो मोदी जी बोले आओ हम तो तुम्हारे साथी हैं।
₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने 1400 एकड़ ज़मीन टाटा को दे दिया, ऐसा इनका प्रचार था। ये पूरी ज़मीन 1400 एकड़ टाटा नैनो के लिए टाटा को दे दिया और टाटा ने उसको एक्वायर करके टाटा नैनो का कारखाना शुरू किया। टाटा नैनो बंद हो गई लेकिन ज़मीन तो टाटा की हो गई, पूरी एक्वायर कर लिया। तो इन्होंने तो पूरे गुजरात को तबाह कर दिया था। अब हमारी ज़मीन को छीन करके कारपोरेट घरानों को डायरेक्ट देना चाहते हैं कि कारपोरेट घराने वाले ले लें ताकि हम बंधुआ मजदूर बन जाए। तो मेरे भाई गुजरात वाले जब यहाँ बताए तो प्रधानमंत्री जब इनका चुनाव हुआ तो मार प्रचार। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, यही सब हम पंचायत में कहने जा रहे हैं, लोगों को पोल खोलने जा रहे हैं। क्या कहोगे? मेरी बात सुनो कि ये तो गुजरात में जब इनका प्रधानमंत्री का है तो गुजरात का टेलर दिखाए, अब जब वहाँ चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में तो हर जगह लगा रहे हैं बड़ी बड़ी होर्डिंगें। यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक तरफ है और एक तरफ इनकी है कि मैंने फ्री में गैस सिलेंडर बांट दिया, मैंने जो है कि घर घर जितने गांव है सब में आवास दे दिया, मैंने लड़कियों की शादी में हर गाँव के लोगों को जितनी लड़कियाँ थी गरीब की थी हमने उनको भारी मात्रा में 50-50 हज़ार रुपये अनुदान दे दिया। जबकि मुफ्त टीका बताओ। मैं कल हम लोग गए थे, मेरे भाई सुन लीजिए, कल 3 सितंबर को हम लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से गए थे किसान घाट, चूँकि चौधरी चरण सिंह हमारे किसानों के मसीहा हैं तो हम लोग कोई क्रांति नहीं करने जाते हैं तो किसान घाट या राजघाट पे ज़रूर जाते हैं। तो हम जब किसान घाट पे गए, यहाँ महात्मा गांधी जी के राजघाट पे गए, किसान घाट पे गए, दर्शन किया गया। तो मेरे भाई वहाँ पर जाने के बाद जब संसद भवन से हम जब 11 मूर्ति पर गए, गांधी जी के यात्रा दांडी यात्रा जो लागू किए थे, जब हमने देखा राष्ट्रपति, बताओ कितनी शर्म की बात है, ऐसी बेशर्म सरकार को क्या बताया जाए। संसद भवन के बाद तो मान लीजिए यहाँ तो मान लीजिए राजनीति होती है, जो राष्ट्रपति का भवन है, राष्ट्रपति के भवन के सामने जबकि उसमें कोई होर्डिंग लगाना मना है, वहाँ पर बताओ सरकार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, सरकार अपना पोस्टर लगा के एक तरफ मोदी का फोटो लगाकर एक तरफ जोगी का फोटो लगाकर भारतवर्ष में वहाँ लिख रहे हैं वाह मोदी आपने पूरे देश को निःशुल्क वैक्सीन लगा रहा, धन्यवाद मोदी। अरे अपने ही कार्यालय के सामने अपने ही नाम के सामने बोल रहा धन्यवाद मोदी। इससे बड़ी बेशर्मी इस सरकार की नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए। और हम लेकिन यादव जी सवाल यही खड़ा होता है, जब 9 महीने से आप लोग यहाँ बॉर्डर पर बैठे, सरकार तब नहीं मानी तो एक दिन की पंचायत से कैसे मानी? क्या नहीं मानी मेरे भाई? कोई बात थोड़ा ही मानी आप। अरे मेरे भाई सुनो, हमारे देश की आज़ादी जब शुरू हुई थी ना, देश की आज़ादी शुरू हुई थी ना तो 1857 में शुरू हुई। न जाने कितने लोग शहीद हुए, दांडी मार्च यात्रा निकली, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। हमारी एक प्रक्रिया है, देखिए आंदोलन की एक प्रक्रिया होती है और ये सरकार संप्रभुता से, कोई भी देश संप्रभुता से चलता है। संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जिसके अंडर में सभी लोगों को रहना पड़ता है। तो 1857 के बाद हमारी आज़ादी मिली 1947 में, बात समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से बात सब समझने का प्रयास करिएगा। उसी प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा है। पहले हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया, भारत बंद का आह्वान 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद का आह्वान हुआ, भारत बंद किया गया। इसके बाद तीसरा चरण चला कि हम सभी मुख्यमंत्रियों को देंगे, सभी संसद भवन के सांसदों के सामने धरना देंगे, वो भी किया गया। इसके बाद हमारा चरणबद्ध तरीके से आराम से चल रहा है। इसके बाद हमारा चरण आया कि राज्यपालों के माध्यम से हम भेजें राष्ट्रपति के पास, हमने वो भी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, इन लोगों के यहाँ भी राष्ट्रपति संज्ञान स्वयं लिया, राष्ट्रपति के पास भी हम भेज देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन हो क्यों रहा है, जो नहीं समझे हैं, ताकि ये जन आंदोलन हमारा जो है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जो नहीं जागरूक है, वो हिसाब जनता सरकार से, लोकतंत्र में लोगों को जानना जरूरी होता है। तो हम चूँकि मेरे भाई सुन लीजिए, ये पंचायत जो हो रही है लोगों को जन जागरूकता के लिए हो रही है और हम आप लोगों को ये भी आश्वस्त करने देना चाहते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा है कि शांति कभी असंभव नहीं होती। सुन लीजिए, जब शांति के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं तब तो युद्ध अंतिम विकल्प है। हम अभी शांति से काम ले रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाए हुए हैं। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने में अगर हमें ये महसूस हो जाएगा कि अब जो है कि रण ही जरूरी है, तो फिर हम उसके लिए भी बैठ गए हैं। और मोदी जी को हम आगाह करना चाहते हैं, किसानों से टक्कर मत लो। लाठियाँ किसान सह लिया, शहीद हो चुके, हम 500 से 600 किसान जो हमारे शहीद हुए हैं, हम इनकी शहादत को दाएं नहीं जाने देंगे। इनकी पाई का हिसाब लेंगे, ये भी सुन लीजिए, इनकी पाई का हिसाब भी लेने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। और ये जो मोदी सरकार, एक लाइन में और मैं बता दूं सर,
अगर नहीं मानती इसके बाद तो याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। मैं आज इस टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार इतना हिल चुकी है कि आप देखिएगा, ये किसान पंचायत हो रही है ना, हमारी हर मंडलों में हो लेने दीजिए। जब हमारा अगला चरण चलेगा ना, अगर 2024 से पहले अगर हमारी एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती है और कृषि बिल वापस नहीं होता है, जब हम तीसरे चौथे चरण में जब हमारा आंदोलन प्रवेश करेगा ना, तो मोदी अपनी पूरी टीम के साथ अगर इस्तीफा देकर घुटना टेक कर भाग न जाए 24 के पहले, चुनाव से पहले, तो आप मुझसे कहिएगा कि राजनीति यादव जी आप क्या कह रहे थे। हम लोग देखिए इस समय जो चरणबद्ध तरीका अपनाए उसका भी एक कारण था। आप लोग तो सोशल मीडिया की हमारी बात कुछ जनता तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार की प्रोजेक्टर मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, पूंजीपतियों की मीडिया है, आप जानते हैं कि 69% चैनल पर सिर्फ एक कंपनी रिलायंस का कब्जा हो चुका है। ये सब प्रोपेगेंडा, चूंकि उनके लिए कानून बना है कृषि बिल, तो वो हमारी बात क्यों उठाएंगे? कुछ तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए, जिसमें महाभारत की लड़ाई चल रही थी, मैं उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहा हूँ, जिसमें महाभारत की लड़ाई चल रही थी, दुर्योधन के पास सेनाएँ थी, उसके पास गुप्तचर थे, उसके पास CID थी, उसके पास खजाने थे, उसके पास हथियार थे। भीष्म पितामह जैसा उनके पास सेनापति थे, उनके पास कर्ण जैसा योद्धा था, पूरी पैसा खजाना सब उसके पास थी। पांडव के पास मेरे भाई कुछ नहीं था। पांडव निहत्था था, सब हार चुका था। 5 गांव भी उसके पास मांगा जा रहा था, नहीं मिल रहा था, वो एकदम बेसहारा था। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा, देख भाई, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसके बाद तुम लड़ाई लड़। और उस समय पांडव दृढ़ इच्छा के साथ अन्य लोगों को भी ऑफर करते हैं, उनके पास सेना को खिलाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये सत्य के लिए लड़ाई पर उठते हैं, एक एक बाण जब चलता है महाभारत में, तो कौरव सेना पत्तों की तरह कटती चली जाती है। उनके सारी मीडिया, उनके सारे खजाने, उनके सारे योद्धा पराजित होते जाते हैं। लास्ट में सत्य की विजय होती है। हमारी भी विजय होगी। किसान सत्य पर लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने ज़मीन को, जल जमीन जंगल का मालिक स्थानीय निवासी होता है। हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने फसल के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों को उनको वाजिब मूल्य पर उनको सामग्री उपलब्ध हो इसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हम सत्य पर हैं, सत्य हमेशा साथ देगा। और हम अपने सिर पे कफन बांध चुके हैं कि जब तक हमारी कृषि बिल वापस नहीं होगी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं बन जाएगी और इनके जो भ्रष्टाचार किए कि पाई का हिसाब नहीं मिल जाएगा, तब तक हम इनको छोड़ने वाले नहीं।